फिलहाल हम मौजूद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के बारडा के कादमा गांव में और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के पूर्व एमएलए सुखविंदर मांडी। इनसे ज़रूर जानें क्या कुछ माहौल है यहाँ पर और किसको ये यहाँ से कितना विजयी बना रहे। जी नमस्कार। जी नमस्कार नवीन जी। क्या कुछ माहौल है? देखिए, हम तो भाई सावन का अंधा हैं। हमने तो हरिया हरिया दिखा है, बाकी तो जनता जाने। हमने अपनी मेहनत इस प्रकार से की क्योंकि हमारा संगठन बूथ स्तर तक का है और बूथ के ऊपर भी एक एक कार्यकर्ता से ये मिलना जुलना बैठकों के माध्यम से हमारा रहता है। और फिर उसके बाद जो बूथ के ऊपर जो वोटर हैं उन तक कैसे हमारा संपर्क स्थापित किया जाए। तो जहाँ भी हम गए हैं, चाहे बारडा विधानसभा की या पूरी लोकसभा में मेरे प्रवास रहते हैं किसान मोर्चा के नाते, तो बहुत अच्छा एक माहौल और लोगों का एक अलग सा उत्साह नरेंद्र मोदी के प्रति जो 10 साल के दौरान जो काम किए हैं उन कामों को देख के आज मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे रास्ते पे हैं और बहुत अच्छी जीत की तरफ अपने आप को लेके जा रहे हैं। हरियाणा में किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं आप बीजेपी की तरफ से, लेकिन आपके इलाके में किसान बहुत सारी मुखर आवाज़ में बोल रहे हैं कि किसानों का भला नहीं कर पाई सरकार। देखिए, ये एक नैरेटिव सेटर की भूमिका कांग्रेस अदा करती है। वो कांग्रेस ने पहले तो एक डला भगा दिया भाई आपने कि भाई जाट के खिलाफ से, फिर कर दिया बोलो जमींदार के खिलाफ है। अब कोई उन कांग्रेस आना तो नहीं पूछे कि हमने जब 10 साल थे और स्वामीनाथन का आयोग तुमने बनाया, उस आयोग ने रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट को 2006 में होने के बाद 14 तक मंजूर नहीं कर पाए। हुड्डा साहब के नेतृत्व में 4 मुख्यमंत्रियों कमेटी बनाई। उस कमेटी की रिपोर्ट भी 2010 में सबमिट कर दी गई। उसके बाद 4 साल तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, ये सारी रिपोर्टें पैरों तले दबा के रखने का उन्होंने काम किया। अब हमने अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करके देखेंगे तो 6,000 रुपये सालाना किसान को जो किसान सम्मान निधि देने का काम करते हैं वो कांग्रेस ने कभी नहीं दी। जो आज टेल तक जिस क्षेत्र में आप बैठे हो, ये कादमा गांव है और यहाँ का क्रांतिकारी इतिहास रहा है। यहाँ आप लोगों से पूछ के देखिए, हमने टेल तक पानी पहुँचाने का जो काम किया है और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस नीति के तहत नरेंद्र मोदी ने पूरे देश भर में ये व्यवस्था की है। ये कांग्रेस के समय में नहीं था। हमने ज़्यादा खरीद की है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाई ये तो किसान को नुकसान करते हुए मंडियां बंद कर देंगे। कांग्रेस के समय में 300 से कम मंडियां होती थी और आज हम 450 के करीब मंडियां रनिंग में हमारी हैं। हमने मंडियां बढ़ाने की व्यवस्था की है। कांग्रेस के टाइम में किसान को नुकसान हो जाता था तो कोई भरपाई नहीं थी। 2-2, 4-4 रुपये चेक आपके चैनलों के माध्यम से आपने लोगों को दिखाए भी थे, लोगों ने आपको भी दिखाए थे। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके नुकसान हो उसको 500 रुपये से कम का कोई चेक नहीं और 15,000 रुपये प्रति एकड़ का, लाखों रुपए की इस प्रकार से मुआवजे दे रहे हैं। बहाव हमने ज़्यादा दिया। पूरे हरियाणा में सेम वितरण हो रहा है। जिस क्षेत्र के देखिए, जहाँ नुकसान होता है वहीं होती है भरपाई। का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं ओलावृष्टि हुई, कहीं कोई सूखे की मार लगी, कहीं कोई जल भराव की बात आ गई, जो भी नुकसान फसल को हुआ है उसको चाहे बीमा योजना, अगर बीमा योजना कवर नहीं करती तो हरियाणा सरकार कवर करके देती है। और इस क्षेत्र के अंदर जहाँ आप बैठे हो, ये हमारा सारा आगे राजस्थान का क्षेत्र लगता है। बाजरे का किसान यहाँ का है, बड़े स्तर पे हम बाजरा बोते हैं, अभी बुआई करेंगे बाजरे के आगे। हमारे बाजरे के भाव 2014 में 800 रुपये में बिकता था। सरकारें खरीद नहीं करती थी। भूपेंद्र हुड्डा से आप अगर पूछे तो एक दाना जाए उन्होंने अपने समय में बाजरे का खरीद किया हो। तो यहाँ पड़ोस में राजस्थान की सरकार थी कुछ समय पहले तक राजस्थान के अंदर, और कांग्रेस सरकार थी, और वहाँ की कांग्रेस सरकार ने भी अगर किसान का एक दाना बाजरा खरीदा हो तो, लेकिन हमने यहाँ बाजरे का निरंतर खरीद की, पूरा भाव दिया और अब 2,500 के हिसाब से भाव एमएसपी का तय करके उसकी खरीद करते हैं। और अगर खरीद नहीं करते तो उसको भावांतर देने का काम करते हैं। तो ये भावांतर भरपाई की योजना भी हमारी सरकार ने शुरू की। तो अगर आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व की सरकार ने किसान को पहले से ज़्यादा दिया है। ये हम मानते हैं कि कई समस्याएं ऐसी होती है जो तुरंत की आती हैं, कई समस्याएं ऐसी हैं जिनके ऊपर लगातार सरकार भी काम कर रही है, लेकिन अब तक हम वहां तक नहीं पहुंच पाए किसान के मामले में। लेकिन कांग्रेस के मुकाबले हमने बेहतर दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है, और लगातार प्रयास है कि किसान की बात को सुनते हुए उसी अनुरूप सारी चीज़ों को ठीक करके दें। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 1 साल के बाद 3 जो कानून बिल थे उनको वापसी किया। उस दौरान 750 किसानों के आसपास जो वहाँ पर एक्सपायर हुए। तो 1 साल जितना लंबा समय प्रधानमंत्री जी को क्यों लगा कि हाँ ये गलत था इनमें कुछ? देखिए,
आप इस कानून को एक बार अगर साइड में भी रख के देखेंगे तो आप या साधारण व्यक्ति भी ये बात करता था, बोले यार ये जो पुराना तरीका है ना खेती का, इसका भीतर स्वाद नहीं आ रहा, ना कोई आमदनी ढंग से हो रही। ये ट्रेडिशनल जो फार्मिंग है, उस ट्रेडिशनल फार्मिंग के तरीके को बदलने के लिए किसान की ही मांग थी और उसके लिए कोई एक नया प्रारूप आया। अब वो बिल अच्छे थे बुरे थे, वो तो जब तक इम्प्लीमेंटेशन किसी चीज़ का नहीं होता तो हम ये नहीं कह सकते कि उस बिल का लाभ क्या था या क्या हानि हुई। लेकिन प्रारूप बदलने की मांग किसान की रही, किसान की ही मांग थी कि हम जो ट्रेडिशनल फार्मिंग से कुछ और चीज़ें करें। तो जैसे बागवानी का क्षेत्र हमारा बढ़ता चला गया, यहाँ ऐसे किसान भी है जो प्राकृतिक खेती करते हैं और प्राकृतिक खेती में आप गेहूँ अगर वैसे देते हो तो आपका जो मार्केट भाव 2350 का शायद भाव है गेहूं का, 2250 का भाव है। और अगर आप वही ऑर्गेनिक तरीके से अगर करते हैं, गाय के गोबर से अगर खेती करते हैं, तो वही गेहूं 5-6 हज़ार रुपये का वो सेल करता है। तो ये बदलाव जब तक खेती के अंदर नहीं आएगा, कृषि में नए सुधार नहीं आएंगे, तब तक हम परंपरागत खेती के अनुसार हम वो आमदनी नहीं पा सकते। आज अगर देखिए, मैं बहुत साफ़ सुथरी सी एक बात कहता हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा रोज़गार की व्यवस्था कहीं हो सकती है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री लगा लो, वो कितने लोगों को एडजस्ट कर लेगी, 2000, 5000, 7000, 10000, 20000। लेकिन हमारे पास एक ऐसा संसाधन है इस भारत देश के पास, जो हमारी कृषि की भूमि है, जिस पे हर एक परिवार को रोज़गार मिल सकता है। और वो रोज़गार इसलिए कि अपने खेत में नए तरीके ईजाद करें, खेती के साथ साथ हम पशुपालन को जोड़ें, हम मधुमक्खी पालन को जोड़ें, हम गोट फार्मिंग को जोड़ें, हम फिशरीज़ को उसमें जोड़ें। अपने खेत के साथ साथ किसान से जुड़ी हुई और क्या हम संसाधन उसमें शामिल कर सकते हैं ताकि हमारी आमदनी बढ़े। इसी को लेके एक 3 बिल जो लेके आए थे, वो इसी को लेके आए थे कि अगर जो व्यक्ति ऐसा है कि वो प्रारूप बदलना चाहता है और उसके पास उतना ये संसाधन नहीं है, उतना पैसा उसके पास नहीं है, तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी उसमें इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो उसके साथ टाई अप करके और उसको अपना एग्रीमेंट बना के उसके ऊपर खेती करे। अगर इतनी अच्छी पॉलिसी, तीनों कानून अच्छे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने वापस क्यों लिए फिर? देखिए, बात अच्छे और बुरे की तो मैंने कहा आपको, मैंने कहा कि बदलाव की आवश्यकता थी। अच्छे थे बुरे थे, ये तो जब कोई लागू होते कहीं तब पता लगता उसका रिजल्ट जो आना था। उससे पहले आंदोलन हो गया और जब आंदोलन हुआ तो बहुत हद तक समझाने की कोशिश की गई, प्रयास किया गया, उसमें एक लंबा टाइम भी लगा। और जब ये लगा कि भाई अभी यहाँ देश के किसान इस बात को नहीं समझना चाहते, या कुछ संगठनों ने, मुझे तो ऐसा भी लगा एक समय पे आके, ये साधारण लोगों को भी लगा कि संगठनों के अंदर कुछ ना कुछ राजनीतिक लोग जुड़े और उन राजनीतिक लोगों ने ही समझने नहीं दिया गया मुद्दे को। लेकिन अगर वो नहीं समझ पाए, देश के लिए कोई चीज़ थी, नहीं समझ पाए, तो प्रधानमंत्री जी ने वो वापस ले लिया। तो ये एक साधारण सी प्रक्रिया है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई योजना बनती है वो देश के लोगों के लिए बनती है, और अगर देश के लोगों को पसंद नहीं आती तो उसको वापस ले लिया गया। एक तरह से आप सरपंचों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके जितने कार्यक्रम देखे गए हैं उनमें आप सरपंचों पर ज़्यादा होल्ड रखते हैं। सरपंचों के कुछ मुद्दे थे उनकी आय को लेकर कि हमारा इतना मानदेय बढ़ाया जाए, क्या सरकार ने उनमें सफलता हासिल की? देखिए, 10 लाख रुपए तक की जो कोशिश होती है, 10 लाख रुपए तक की वो सरपंच अपने अधिकार क्षेत्र में काम करवा सकता था 2014 से पहले। हमारी जब सरकार आई, जब 2014 में मैं विधायक चुना गया, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, उस वक्त हमने ये तय किया कि इसको 10 लाख से बढ़ाकर और इसको 20 लाख किया जाए। फिर उसके बाद 2019 के बाद का जो प्रारूप बदला गया, उस प्रारूप के अंदर जो 20 लाख रुपए तक की थी, इसको आप काट के 5 लाख रुपए तक की ये कर दी। तो कई प्रावधान इसमें बदले गए। मैं शुरुआत से जो पुरानी वाली जो योजना थी उसके पक्षधर रहा हूँ, और मैंने अपनी बात सरकार को और जिस माध्यम से कहना होता है अपनी बात कही भी। लेकिन कई बार इस तरह की बातें होती हैं जो अधिकारी के लेवल के ऊपर चीज़ें करके और उसमें बदलाव कर दिया जाता है। परंतु मेरा ये मानना है कि सरपंच अपने गांव की चुनी हुई सरकार है, गांव के लोग चुनते हैं, उनको इतना अधिकार भी होना चाहिए कि वो जो राशि उसके पास आई है उस राशि का समुचित रूप से वो प्रयोग कर सके, अपने मेंबरों के साथ बैठे और काम करवा सके। एक तरह से आप यही कहना चाहते हैं कि जो नए वाला जो कानून एक तरह से नियम लगाएगा उसका आप कहीं ना कहीं विरोध करते दिखाई दिए?
विरोध नहीं, लेकिन बदलना चाहिए इसको। ये पहले वाला तरीका, लागू होना पहले का जो सिस्टम था वो लागू होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इसको ई टेंडरिंग के ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो थोड़ी सी इसमें ईमानदारी भी झलकती है। सरपंच को के ऊपर भी जो गाज गिरती थी या कोई भी आरटीआई के माध्यम से लगाता था, 19-20 अगर कोई फ़र्क होता था तो सरपंच के ऊपर गाज गिरती थी। तो ये ई टेंडरिंग के माध्यम से करवाओ या किसी प्रकार से, लेकिन ये राशि जो मिलती है उसके ऊपर अधिकार सरपंच अपने हिसाब से काम करवाए, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है। पिछले विधानसभा चुनाव में आपको हार मिली थी, क्या कुछ कारण रहा उसका? देखो भाई, नैना चौटाला यहाँ कैंडिडेट आई थी और शायद वो चिकनी चुपड़ी बात हो रहे नैना जी ने करी। बोले भाई वो 5100 रुपया पेंशन दे देंगे, बोले नौकरी सब ने लगा देंगे, और भी कई बात कह के गई। तो मारा वो रहेगा बड़ा बड़ा सा मानस से, जमींदार आदमी से सारा राजी हो गया। बोले भाई या तो सुथरी सुथरी बात करे से और किमन क्यों मैं या करके दिखाओगी। लेकिन आज इस बारडा विधानसभा से हो सकता है कि मेरे पक्ष में कोई व्यक्ति है या नहीं, लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि नैना चौटाला ने 5 साल की जो योजना है उसके अंदर कुछ किया या नहीं, तो यहाँ 0/0 उसका काम है। और बड़ी बात ये कि वो साधारण विधायक नहीं थी, उनका बेटा डेप्यूटी सीएम था और जिसके पास 12 महकमे थे, जिसमें बड़े महकमे थे। तो उसके बावजूद भी कोई बड़ी परियोजना से इस बारडा विधानसभा को नहीं जोड़ा गया। जो एक विकास की गति हमने पकड़ी थी 14 से 19, उस विकास की गति में अवरोधक बनने का काम नैना चौटाला ने किया और उसका नतीजा ये रहेगा कि आने वाले समय में ये जो जेजेपी नाम की पार्टी है, इस जेजेपी नाम की पार्टी और दुष्यंत चौटाला के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है और इनको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है आने वाले समय में। फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे बारडा के पूर्व एमएलए सुखविंदर मांडी, और इन्होंने किसानों के मुद्दे से लेकर जो यहाँ की विधानसभा थी उन तक के मुद्दों पर अपने अहम विचार रखे हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या कुछ रुझान लग रहा है बारडा विधानसभा का इस बार।